Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my lecture series. और आज हम डॉन का एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली आपको एफपीआर के बारे में बताया गया है कि उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है और वेयर दे आर लैगिंग बिहाइंड। आईएमएफ ने अपनी डिमांड्स जो रखी हैं उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब शेयर कर देती हूँ और फिस्कल डेफिसिट का मतलब, ताकि आपको फिर जो है पूरा एडिटोरियल समझने में आसानी हो। फिस्कल डेफिसिट जो टर्म है उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, जो भी आपके रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहे हैं वो कम हैं और आपके अखराजात ज़्यादा हैं, तो फिर गवर्नमेंट या जो आपकी इकोनॉमी है वो फिस्कल डेफिसिट में आ जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स आपका जो है वो डायरेक्ट आपकी इनकम पे या आपकी जो वेल्थ होती है उस पे लगता है, और इसका जो इंसिडेंस है या इसका इम्पैक्ट जो है टैक्सेशन का, दैट फॉल ऑन द सेम एंटिटी। वेयर एज जहाँ हम इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स की जैसे आपका सर्विस टैक्स है या सेंट्रल सेल्स टैक्स है या आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, तो ये सारे जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या करते हैं कि जो भी बंदा है वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट को पे करेगा, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कि आप जैसे कोई भी चीज़ परचेज कर रहे होते हैं, गुड्स, मेडिसिन, कोई भी ऐसी चीज़, उसमें आप दुकानदार को पे कर रहे होते हैं टैक्स, और फिर वो आगे जाके गवर्नमेंट को पे करता है टैक्स। सो दीज वर द थ्री टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो। आपको वैसे भी पता होना चाहिए इफ़ यू आर सीएसएस एस्पायरेंट एंड अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम किसी भी साल। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक ग्लॉसरी है ये आपको मालूम होना चाहिए इनका मतलब। तो लेट्स स्टार्ट एफपीआर के बारे में। टाइटल ये है कि यहाँ पे एडिटोरियल का हाउ एफपीआर इज हेल्पिंग, मतलब उसको कहीं कहीं राइटर ने क्रिटिसाइज भी किया हुआ है कि एफपीआर जो कुछ भी कर रहा है, तो हाउ इट इज़ हेल्पिंग टू द गवर्नमेंट और टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। So let's start. The FBR missed its January tax collection target for the second month in a row is a reflective of the deceleration in imports in the wake of the measures taken by the government and the state bank to slow down the pace of economic growth in order to tackle balance of payments troubles. अब ये जो तकरीबन 4 5 6 लाइनों का एक बड़ा जुमला है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना। अगर आप इसमें देखें तो ये ट्रबल्स पे आके ख़त्म हो रहा है, तो तकरीबन कोई 6 7 लाइनों का ये जुमला है। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना अपनी राइटिंग में, आपने अपने शॉर्ट सेंटेंसेस ही लिखने होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट को में पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आया होगा कि राइटर कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अवॉइड राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस इन योर जो भी आपका पेपर है या जो भी आप पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं उसमें। एफबीआर ने क्या किया है कि जनवरी में जैसे दिसंबर में इसने किया, इसी तरह से जनवरी में भी जो टैक्स कलेक्शन इसका टारगेट था उन्होंने मिस कर दिया है सेकेंड मंथ इन अ रो। यानी दिसंबर में भी इनके साथ यही मसला हुआ था और अभी जनवरी में भी इन्होंने यही किया है। इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द डिस्क्लेरेशन, यानी ये रिफ्लेक्ट करना है। एक बात डिस्क्लेरेशन होता है रिडक्शन इन स्पीड और रेट। रिफ्लेक्टिव ऑफ द डिक्लेरेशन किस चीज़ की? इन इम्पोर्ट्स इन द वेक ऑफ द मेयर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द स्टेट बैंक टू स्लो डाउन द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑर्डर टू टैकल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रबल्स। अब द न्यू एफपीआर डेटा जो है वो ये शो करता है जो टैक्स एजेंसी है वो इस काबिल नहीं है कि वो मेकअप कर सके रेवेन्यू लॉसेस को एट द इम्पोर्ट स्टेज बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक सेल्स एंड इनकम टैक्स। यानी आप जो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं सामान, उसकी वजह से जो आपके रेवेन्यू में लॉसेस आ रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए जो है आप अपनी डोमेस्टिक सेल्स टैक्स को भी बूस्ट करने में नाकाम हो गए हैं, इनकम टैक्स को भी आप जो है बूस्ट करने में नाकाम हो गए हैं। इंडीड बेशक द एफबीआर हैज़ एक्सीडेड इट्स 7 month tax target by 262 billion
रुपीज़ टू 3.35 ट्रिलियन फ्रॉम जुलाई टू जनवरी। कि अब यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ कर दी है राइटर ने एफबीआर की कि एक्सीड यानी बढ़ जाना, अपने उनका जो टारगेट था 262 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट करने का टैक्स कलेक्शन, उससे एक्सीड करके उन्होंने 3.35 ट्रिलियन जो है कलेक्ट किया फ्रॉम जुलाई टू जनवरी। बट अब उनकी इस परफॉर्मेंस पे भी राइटर क्वेश्चन करता है कि बट डज इट मैटर गिवन द कंट्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशो। टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है कि आप जितनी टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं आपकी जीडीपी कम है, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, यानी उसको ज़्यादा होना चाहिए। वो क्या है 9.5%। ये भी याद रखने वाली बात है कि हमारी कंट्री का इस वक्त जो जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 9.5% है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट है, विद इम्पोर्ट्स विच अकाउंट फॉर 53% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन एट प्रेजेंट प्रोजेक्टेड टू स्लो फर्दर। आपकी जो इम्पोर्ट्स पे टैक्स कलेक्शन हो रही है 53% हो रही है, बट प्रोजेक्टेड टू स्लो फर्दर। The FBR is likely to find it more difficult to maintain its present collection momentum। यानी FBR के अब वो नाअहली एक तरह से बता रहे हैं कि they are not able to maintain their present जो कलेक्शन मोमेंटम है उनका टैक्स कलेक्शन का, उसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे वो। द फाइनेंस मिनिस्टर सेज पीपल डोंट वांट टू पे टैक्सेस। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे कह रहे हैं कि लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते, चलो ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ द एफबीआर डन टू मेक इवेडर्स पे देयर टैक्सेस। लोग अगर टैक्स पे नहीं करना चाह रहे तो एफबीआर ने ऐसे कौन से इकदाम लिए हैं। इवेडर्स का मतलब होता है कि कोई बंदा किसी चीज़ से या किसी काम से भागे, तो टैक्स इवेडर्स यानी जो टैक्स देने से भागते हैं, छुपते हैं। तो अब राइटर कह रहा है कि ठीक है लोग टैक्स नहीं पे करना चाहते, लेकिन एफबीआर ने ऐसे कौन से अब तक स्टेप्स लिए हैं जिनसे जो है टैक्स इवेडर्स जो है उनको रोका जा सके और वो टैक्स पे करें। एंड व्हाट हैज़ इट डन टू हेल्प दोज हु वांट टू पे टैक्सेस। और उनके लिए फिर इन्होंने क्या कर लिया है जो टैक्स पे करना चाहते हैं। सो अगेन उनकी परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन मार्क है ये। The entire tax regime is rigged in favor of powerful lobbies। जितनी भी टैक्स regime है, टैक्स कलेक्शन जो भी एंटिटीज हैं आपकी, they are rigged and in favor of powerful lobbies that remain either untaxed or undertaxed because of their political clout। अपनी political influence की वजह से untaxed मतलब कि जो बंदा टैक्स ना पे करे, और undertaxed मीन्स कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम टैक्स पे करे। ऐसे बंदों को आप टैक्स इवेडर्स कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल क्लाउड। मैनी आर विलिंग टू पे मोर देन देयर ड्यू शेयर इन डायरेक्ट टैक्सेस इफ इट हेल्प्स देम टू स्टे out of the tax network. No effort to reform the system has succeeded due to the vested interests of FBR officials and those they help to evade taxes। एफबीआर ऑफिशियल्स के राइटर कहते हैं कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसलिए वो पूरे सिस्टम में कोई जो है रिफॉर्म लाने का एफर्ट नहीं कर रहे, और एक तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो भी हों। अब हम डायरेक्टली खुलेआम जो है नहीं इस तरह से बोल सकते। और दूसरा जो टैक्स इवेड कर रहे हैं लोग, उनको भी हेल्प कर रहे हैं एक तरह से ये लोग, वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। Consequently, यानी नतीजतन we see the government impose several indirect taxes। इसी वजह से क्या होता है, अब देखें समझने वाली बात है कि डायरेक्ट टैक्सेस अगर लोग अवॉइड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो नहीं देते अपनी, जाहिर सी बात है करोड़ों की अरबों की उनकी मिल्कियत है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर टैक्स देंगे तो लाखों में करोड़ों में जाएगा ना, तो वो टैक्स नहीं पे करना चाहते। तो अब गवर्नमेंट को तो अपना टैक्स कलेक्ट करना है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एफबीआर ऑफिशियल्स हैं, उनको तो अपना टैक्स कलेक्ट करना है। तो अब वो क्या करते हैं, फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, लेवीज लगा देते हैं ऑन बोथ, किस पे, इंडस्ट्रीज पे और इंडिविजुअल्स पे, वेदर और नॉट देयर इनकम इज टैक्सेबल। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो महीने का 10,000 रुपये कमाता है उस पर भी वही लागू है कि वो कोई दवाई खरीदेगा उसको उतना ही टैक्स पे करना है। एक बंदा जो महीने का 1,00,000 रुपया कमाता है उसको भी, वो अगर वही दवाई खरीदता है तो उसको भी वही टैक्स पे करना है। तो आपने इस बात को कंसर्न ही नहीं रखा कि किसी बंदे का इनकम जो है, मंथली इनकम वो क्या है, आपने बस डायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए हैं।
एक बंदा जो 10,000 रुपये कमाता है उसको भी उतना ही टैक्स पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको बता चुकी हूँ, उसकी टाइप्स भी बता चुकी हूँ। और जो लाख रुपया कमा रहा है, जो 50,000 रुपया कमा रहा है, जो 20,000 रुपये कमा रहा है, उसको भी उतना ही टैक्स पे करना होता है। तो ये एक तरह से डिस्पैरिटी है। Indirect taxes and levies not only hamper new investment and heavily burden low middle income families, they are also inflationary in nature. For example, कैसे? अब राइटर ने यह एग्जाम्पल दिया, द पेट्रोलियम लेवी इज हर्टिंग दिस पॉपुलेशन सेगमेंट द मोस्ट बाय मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव एंड कॉजिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल स्पेशली फूड टू स्पायरल। अब जैसे पेट्रोलियम लेवी है, लेवी यानी आप इम्पोज करें कोई फ़ी, कोई फ़ाइन या टैक्स वगैरह इम्पोज करने को आप लेवी कहते हैं। पेट्रोलियम लेवी है, पेट्रोलियम पे जितना उन्होंने जो है उसकी प्राइस हाइक कर दी है, तो वो पॉपुलेशन सेगमेंट को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रही है। एंड बाय मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव एंड कॉजिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल्स स्पेशली फूड टू स्पायरल। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा कि अगर आप सब्जी वाले से भी बात कर रहे हो ना, व्हीकल वालों से तो आप बात करते हैं तो वो कहते ही हैं कि पेट्रोल इतने रुपए लीटर हो गया, लेकिन आप किसी दूसरे बंदे से, सब्जी वाले से, किसी और से भी बात करें तो वो भी आपको इसी बात का रेफरेंस दे रहे होते हैं कि हमने चीज़ें इसलिए महंगी की हैं क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। यार अजीब लोग हैं। खैर, little wonder then that in January CPI inflation touched its 2-year high of 12.9%, forcing the Prime Minister to deviate from his government. अब जनवरी में जो CPI इन्फ्लेशन है आपकी, उसने 2 सालों से 2-year हाई ऑफ 12.9% वो हो गई थी, जिसने फोर्स किया प्राइम मिनिस्टर को ताकि वो अपने गवर्नमेंट की कमिटमेंट से डिविएट हो जाए जो उसने IMF से की थी, टू द IMF टू रेज द पेट्रोलियम लेवी। यानी पेट्रोलियम पे आपकी जो फ़ाइन है या टैक्स है या फ़ी है उसको बढ़ाने से वो डिविएट हो गए ऑन द ईव ऑफ द मीटिंग ऑफ द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ईव मीन्स कि उस मौके पे जब उनकी मीटिंग थी फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड से फॉर कंसिडरिंग द रिवाइवल यानी बहाल करना ऑफ इट्स सस्पेंडेड लोन प्रोग्राम। IMF ने जो लोन प्रोग्राम सस्पेंड किया हुआ था उसकी बहाली के लिए एक मीटिंग हुई थी फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस दिन जो है उन्होंने डिबेट किया था इस कमिटमेंट से अपनी गवर्नमेंट की कि हम लोग पेट्रोलियम पे और मज़ीद पैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने हालात ख़राब है, कहाँ से गरीब बेचारा जो है इतने पैसे भरता रहेगा। दिस डिसीजन डज नॉट बोड वेल फॉर द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी विद द लेंडर यहाँ पे IMF को कहा गया है, लेंडर यानी कर्ज देने वाला, ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इवन इफ इट विल नॉट स्टॉप द रिजम्पशन ऑफ फंड। रिजम्पशन यानी दोबारा फंड्स को की बहाली कर देना। अभी इस तरह से जो है ना गवर्नमेंट की पोजीशन वहाँ ऑकवर्ड हो गई कि आपने एक कमिटमेंट की है फिर उससे मुकर गए। द IMF वांट्स द गवर्नमेंट टू रेज द पेट्रोलियम लेवी बाय ₹4 a लीटर every month to take it to the maximum of ₹30। IMF ये चाहता है कि गवर्नमेंट हर महीने 4 रुपये पेट्रोलियम पे बढ़ाती रहे ताकि मैक्सिमम उसको ₹30 तक ले जाया जा सके एज अ कंडीशन फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ इट्स प्रोग्राम। यही शराइत उन्होंने जो है रखी हुई है ताकि अपना रीस्टोर कर सके वो प्रोग्राम को। कौन सा प्रोग्राम? जो उनको लोन IMF को देना है पाकिस्तान को, इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स रेवेन्यूज टू होल्ड डाउन फिस्कल डेफिसिट। क्यों IMF ये शराइत रख रहा है? होल्ड डाउन आपका जो फिस्कल डेफिसिट, मैंने आपको बताया था कि आपका जो रेवेन्यू है वो लो है और आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, इम्पोर्ट्स आप ज़्यादा कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो इस तरह से फिर आप जो है कंट्री बैंकरप्ट भी हो सकती है। फिस्कल डेफिसिट इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी रेवेन्यूज़ कलेक्शन जो है वो कम है, रेवेन्यू आपका कम जनरेट हो रहा है और आपके जो अखराजात हैं वो ज़्यादा है। तो IMF की शराइत इसी वजह से है कि आप इतने पैसे जो वो बढ़ाने के लिए कह रहे हैं पेट्रोल पे, वो इसलिए कि आप रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें और फिस्कल डेफिसिट कम हो। द रीज़न फॉर द IMF's इंसिस्टेंस टू एनहांस द लेवी इज़ ऑब्वियस। अब वो क्या है? It does not have confidence in the FPR's capability to collect the taxes needed to finance the budget. IMF को कॉन्फिडेंस नहीं है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कैपेबिलिटी यानी उसकी काबिलियत पे उसको यकीन नहीं है कि वो इतने टैक्स
कलेक्ट कर सकता है जो कि रिक्वायर्ड हैं टू फाइनेंस द बजट, आपके बजट को फाइनेंस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस तो यू कैन आस्क मी। दूसरा इनका जो एडिटोरियल था वो था रिगार्डिंग आपके जो मीडिया है, मीडिया से रिलेटेड था इनका, मीडिया की परसिक्यूशन एंड ऑल दैट। तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। और मीडिया परसिक्यूशन उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे उसमें ऐसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इस तरह की कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं दिखा, इजीली वन कैन अंडरस्टैंड। और उसमें सिंपली ये बताया हुआ है कि मीडिया के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है उनके लिए इतने स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर रहे, जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है, किडनैप कर दिया जाता है, उनको इंटिमिडेट किया जाता है। तो ये सारी सिचुएशन उसमें बयान की हुई है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है जर्नलिस्ट के साथ, उनकी इनकम बहुत लो है, भले वो अंदर एंकर पर्सन है या बाहर जो रिपोर्टिंग करने वाले हैं, कुछ अपनी जॉब ना होने की वजह से 2 जनों ने सुसाइड भी कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।